स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम फर्दर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के काइनेटिक्स, उनके ग्राफ, उनके न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को ही डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो मेरा पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है बोलो बच्चों? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि शुरुआत करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से। चलिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस का कहने का क्या मतलब है? अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो और बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट A प्लस B प्लस C रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं यहां पे क्या करूं कि अगर इनका रेट लॉ लिखूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं इनका रेट लॉ लिखता हूं तो रेट लॉ लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा? ये रहा रेट, लेकिन मैं मान लेता हूं कि A की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर x मान लेता हूं, B के रेज टू द पावर, इसको x मानिए, B के रेज टू द पावर y और C के रेज टू द पावर z। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो ये रेट लॉ है, यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्टली x कर देता हूँ, x y एंड z। तो अगर आप टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस की बात करते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस, मीनिंग क्या है, या उसका एक स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द सम of the power of the all the concentration term included in the rate law। यानी कि जो कंसंट्रेशन का जो सम है, सॉरी जो कंसंट्रेशन के पावर का जो सम है वही मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो पावर जो है, कंसंट्रेशन का जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बोलो बच्चों? एक्सपेरिमेंटली। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे हम थियोरेटिकली या किसी भी रिएक्शंस का चेहरा देख के नहीं बता सकते, या स्टोकियोमेट्री ऐड करके नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ये जो रिएक्शन है वो मेरी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट हो, सेकेंड या जीरो ऑर्डर जो भी हो। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं कि इसको हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। समझ में आ रही है बात? ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक, यहां पर मैं इसको रफ करता हूं, आप इसे देख लीजिएगा। एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और जब मैंने इसका रेट लॉ लिखा तो रेट में क्या आया कि रेट कांस्टेंट के ए रेज़ टू द पावर स्क्वायर। मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंटली देखा कि ए का स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे मुझे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है उसको देखिए आप ध्यान से। अगर मान लेता हूं कि ए की अगर मैंने कंसंट्रेशन 1 मोलर ली हुई है, सॉरी 1 मोलर लिया हुआ है, तो मेरा रेट कांस्टेंट कितना निकल के आएगा? रेट कितना निकल के आएगा? आप ये ए वैल्यू पुट करिए तो के इंटू यहाँ पे जो है 1 का आप स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली के आएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वली है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं पर ए की जो कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो ये कंसंट्रेशन डिफाइन करता है या एक्टिव मास बताता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 मोल कर दूं, समझ में आ रही है बात? 2 मोलर कर दूं तो जो मेरी कंसंट्रेशन जब 2 मोलर होगी तब रेट ऑफ रिएक्शन, आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके देखिए तो के ए रेज टू दी पावर, यानी कि ए की जगह मेरा क्या हो जाएगा? 2 और रेज टू दी पावर 2 यानी कि 4k हो गया। अब इस बात को याद रखिए कि जब मेरी कंसंट्रेशन 1 मोल थी, 1 मोलर थी, तो रेट कांस्टेंट मेरा जो रेट था वो 1k था, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल था। लेकिन जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन दोगुनी की तो ए के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर क्या था? 2 था, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस मेरी हो गई वो 4 गुनी हो गई, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई। वैसे ही अगर मैं क्या करूं यहां पर कि अगर मैं कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दूं, ए की कंसंट्रेशन में क्या कर दूं बोलो बच्चों?
3 मोलर कर दूं तो मेरा जो 3 का स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 के। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो 9 टाइम्स इनहेंस हो गया है, यानी कि अब जो ए का कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में वो 9 टाइम फास्टर होगा। यानी कि क्या कहना चाहता है कि अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये बताता है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में ही, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर है तो अगर 1 मोलर आपने कंसंट्रेशन चेंज किया 1 मोलर तब तो कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन 2 मोलर किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 मोलर किया आपने तो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर 4 टाइम किया तो 16 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है उसका इंक्रीज कर जाएगा अगर आप क्या कर रहे हो, मोलर कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो रिएक्टेंट की। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। जैसे कि एक तो इसके जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग जो है हम नोट्स देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप नोट में देखिए ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, कि ऑर्डर को आप ऐसे किसी भी रिएक्शन का चेहरा देख के नहीं बता सकते कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी या थर्ड ऑर्डर होगी, ऐसे नहीं बोल सकते आप जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला रिएक्शन की बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, कैन बी जीरो हो सकता है, कैन बी फ्रैक्शनल और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर निगेटिव होगा तो जैसे कि मान लेते हैं कि ए प्लस बी ये जो रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है, समझ में आ रही है बात? ये जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है कि ए का जो है निगेटिव ऑर्डर हो, क्या हो, ए का निगेटिव हो, पर जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा इस बात को कि जो पूरे ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन होगी ना, पूरे ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव होगा। किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट ए हो या फिर रिएक्टेंट बी का निगेटिव हो सकता है, पर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब एक बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मोर देन 3। ये इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी में जब आपने देखा था कि वहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी थी वो मोर देन 3 पॉसिबल नहीं था, बिकॉज क्योंकि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन जैसी कोई थियरी आ नहीं रही थी, अप्रोच नहीं कर पा रहा था। बात समझ में आ रही है? अच्छे से कोलिजन नहीं हो रहा था जिससे कि मेरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑर्डर जो है मोर देन 3 है, पॉसिबल है ऑर्डर मोर देन 3। चलिए तो ऑर्डर के रिगार्डिंग इतना तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके रिगार्डिंग एक का दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कैसे करते हैं किसी भी रिएक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक काम करता हूं मैं कि पहले तो पेन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे ये रिएक्शन आप देखिए, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शंस 2a + b2 गिव्स 2ab। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो है कि ये बैलेंस रिएक्शन है, तो ये रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल ऑफ AB फॉर्म कर रहा है। हमें रिएक्टेंट के साइड से ही मतलब है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट A का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और रिएक्टेंट B का भी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, और इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या कि पहले इन लोगों ने इक्वी मोलर कंसंट्रेशन लिया 0.5 मोलर जो है ए और बी का दोनों लिया और मिक्स किया, तो जब मिक्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया 1.6 × 10⁻⁻⁴। ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में क्या किया कि हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, और बी की कंसंट्रेशन को मैंने जैसे ही डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो गया, डबल हो गया। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, बोलो बच्चों, डबल हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में आपने देखा। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि जो B की कंसंट्रेशन थी, देखिए यहाँ पर 1 मोलर थी, यहाँ पर 1 मोलर है थर्ड में, तो हमने क्या किया, थर्ड की कंसंट्रेशन जो है, सॉरी B की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा और A की कंसंट्रेशन को 0.5 मोलर से 1 मोलर चेंज किया, यानी डबल किया। तो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि B की कंसंट्रेशन तो मेरी क्या है,
फिक्स है, लेकिन ए की हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो क्या यहाँ पर रेट में कोई चेंज आया? क्या नहीं आया। यानी कि अगर आप रेट लिखोगे, क्या लिखोगे रेट बच्चों, तो के रेस टू ए रेस टू दी पावर 0 आप लिखोगे कि नहीं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूं कि वाई मान लेता हूं, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ए को भी फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ए के ऑर्डर को भी फाइंड आउट करेंगे और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब एक काम करते हैं कि पहले हम जैसे कि रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट में क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, रेट में जो है हम पहले लिखेंगे, मान लेते हैं ये मेरा आर, इसको मैं रेट लिख देता हूँ, इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि ए के कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर एक्स, समझ में आ रही बात, एक्स के ऑर्डर से वो जा रही है, रिएक्शन हो रही है, और बी के रिस्पेक्ट में जो है वो वाई के ऑर्डर से जा रही है रिएक्शन। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से तीनों इक्वेशन प्लॉट करते हैं, और जब मैं तीनों इक्वेशन प्लॉट करूंगा तो पहले के केस में आप देखिए, यहाँ पर पहले के केस में यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से एक इक्वेशन बन सकती है, वो कैसे बनेगी, रेट मेरा क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में 1.6 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के हो जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.5 मोलर, तो इसके रेस टू दी पावर एक्स ए के, और सिमिलरली आप बी के केस में भी लिखोगे तो बी रेस टू दी पावर वाई। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया बोलो बच्चों, फर्स्ट हो गया। अब एक काम करिए, सिमिलरली एक्सपेरिमेंट सेकेंड में भी ऐसे ही एक इक्वेशन बना लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया मेरा 3.2 इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे के आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो है बी का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हो गई है, और ए का मेरा कांस्टेंट है, सॉरी इसको मिटाते हैं, 50 रेज टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर जो एक्चुअली सॉरी ये बी नहीं है, ये भी मेरा 0.50 कंसंट्रेशन है। ठीक है, बी के केस में मेरा 1 मोलर हो गया, ये वाई। अब ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई, सेकेंड हो गई। चलिए अब थर्ड एक्सपेरिमेंट से एक इक्वेशन ऐसे ही जनरेट करते हैं, तो थर्ड में क्या हो जाएगा कि मेरा रेट जो है वो बढ़ नहीं रहा, तो 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू के, यहाँ पर क्या आएगा 1 मोलर रेज टू दी पावर एक्स एंड 1 मोलर रेज टू दी पावर वाई। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। समझ में आया बच्चों, चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने तीन एक्सपेरिमेंट से, ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड से हमने तीन इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हमने जो तीन इक्वेशन बनाई है इनसे क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो अननोन है और हमारे पास रिएक्शंस जो हैं दो हैं, तीन इक्वेशन है, तो उनको कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि चलो इसकी ट्रिक क्या है, याद रखिए कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, और दूसरे को वेरी करेंगे, उसको ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ए का रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन है ए का, आप ध्यान से देखिए ए में ये 0.5 है और ये भी 0.5 है, ये दोनों क्या है मेरे कांस्टेंट हैं, और वाई के जो बी की कंसंट्रेशन है वो डबल हो रही है, बदल रही है। तो हम ये काम करते हैं कि दो इक्वेशन जो है यहाँ पर आप देखिए, दो इक्वेशन को हम 1 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो हमें एक x या y की वैल्यू कोई मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा k, और यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं 0.50 रेज टू द पावर x 1 रेज टू द पावर y अपॉन, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखें तो ये वाला हिस्सा जब आप लिखोगे डिवाइड करो आप आसानी से आ जाएगा आपको, तो 0.50 रेज टू द पावर x, और यहाँ पर जो है 0.50 रेज टू द पावर y। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए, फिर जो 0.5 से ये पूरी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 2 निकल के आएगा, और इधर भी आपको क्या निकल के आएगा 2 रेज टू दी वाई।
समझ में आ रही है बात? आप इसे कैलकुलेट करिएगा, आसानी से आ जाएगा। और जब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। समझ में आ रही है बात? तो एक काम करते हैं, ये जो रेट लॉ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब आप रेट लॉ यहाँ पर लिखोगे तो आप देखिए रेट लॉ में के ए रेज टू दी पावर एक्स और जो है बी रेज टू दी पावर वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। समझ में आ रही है बात? तो वाई की ऑर्डर 1 हो गया। इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हमें क्या करना है कि सेम फिनोमेना कि अब हमने क्या रखा, ए को कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, और ए की कंसंट्रेशन मेरी क्या है, वो वेरी कर रही है। समझ में आ रही है बात? तो अब इस एक्सपेरिमेंट में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड को जो है एक्सपेरिमेंट नंबर आप सेकेंड से डिवाइड करिए। क्या करना है आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड को एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा उसको आप देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर कि ये रहा अपना 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो बच्चों 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा थर्ड में कि 1 रेज टू, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के 1 रेज टू दी पावर x होगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1 रेज टू दी पावर y अपॉन, अब सेकेंड इक्वेशन में ये वाला पूरा टर्म लिखना है। अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k रेज टू दी पावर 0.50x और यहाँ पर 1 रेज टू दी पावर y आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, कलर में चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा कि ये वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, k से k भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो जब आप ऊपर लिखोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो बच्चों 2 रेज टू दी पावर x, और क्या मैं इस 1 को अगर इधर लिखूं 2 रेज टू दी पावर 0, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 आएगी। यानी कि अगर मैं अब रेट इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, क्या लिखूं, रेट इक्वेशन यहाँ पर लिखूं रेट, तो अब मेरा जो रेट होगा कि a रेज टू दी पावर 0 और b रेज टू दी पावर 1, यही मेरा रेट लॉ होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, यही मेरा रेट लॉ होगा। तो इन्होंने क्या लिखा था कि राइट द मोस्ट प्रोबेबल रेट इक्वेशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT 991 में पूछा हुआ है, 1991 में पूछा हुआ है, तो वो शानदार क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करना आ गया होगा। और एक काम करूंगा मैं, ये ऐसा भी करूंगा कि 1-2 न्यूमेरिकल और जो है हम इसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अगला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं अपलोड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।